सुबह सवेरे ममता अपनी छोटी सी झोपड़ी में चूल्हे पर बड़े पतीले में आलू उबालने के लिए रखती है और एक परात में आटा लेकर गूंथना शुरू करती है। तभी उसकी बेटी नीलू की आंखें खुलती है तो वो अपनी माँ को पराठों की तैयारी करता देखकर आंखें मलती हुई उसके पास आकर कहती है, माँ आप फिर जल्दी उठ गई, अभी तो 7 ही बजे हैं। जल्दी नहीं उठूंगी तो पराठों की बिक्री कैसे होगी नीलू। चल तू भी जल्दी उठ और सुमित को भी उठाकर स्कूल के लिए तैयार कर दे। हाँ हाँ कर रही हूँ। इतना कहकर वो अंगड़ाई लेती हुई चली जाती है और कुछ देर में उसका छोटा बेटा सुमित स्कूल जाने के लिए तैयार होता है और कहता है, माँ जल्दी से मुझे पराठे दे दो। हाँ हाँ देती हूँ, और तेरे टिफिन में भी पराठे डाल दिए हैं मैंने। माँ आपके हाथ के पराठे हर खाने से स्वादिष्ट होते हैं, मेरे दोस्तों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ वही खा जाते होंगे, तुझे मिलता ही नहीं होगा। चल जल्दी से नाश्ता कर, स्कूल जा, हमें पराठे का ठेला लगाने जाना है। अरे उसे ठीक से खाने तो दे। कुछ देर में सुमित स्कूल के लिए निकल जाता है और दोनों माँ बेटी भी ठेले पर सामान रखकर वहाँ से चल पड़ते हैं और एक कॉलेज के पास जाकर अपने पराठों का ठेला लगाते हैं। तभी ममता फटाफट पराठे तवे पर सेकना शुरू करती है तो कुछ लड़कियाँ उसकी दुकान पर पराठे खाने आती हैं और कहती हैं, आंटी पराठे कैसे दिए? 20 रुपए के 2 पराठे है बेटा, आलू वाले। कितनी प्लेट दूं? आंटी फिलहाल तो एक ही प्लेट दे दो, अच्छे लगे तो और ले लूंगी। अच्छा अभी देती हूँ। तभी ममता गर्मा गर्म 2 आलू के पराठे तैयार कर देती है और नीलू उन्हें चटनी और आलू की सब्जी के साथ परोस देती है। उन लड़कियों को देने के बाद में वो दोनों लड़कियां पराठे खाती हैं और कुछ ही देर में दोनों पराठे खाकर फटाफट कहती हैं, अरे वाह आंटी, ये पराठे तो बहुत ही लाजवाब है, आलू से भरे हुए, वो भी हरी चटनी के साथ। आहा, अच्छा हुआ मैं नाश्ता करके नहीं आई। ऐसा कीजिए 2 प्लेट और कर दीजिए। ठीक है मैं बनाती हूँ। कुछ देर में वो लड़कियां पराठे के पैसे देकर वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही पूरे दिन में उसके बनाए पराठे खाने के लिए कुछ ग्राहक दुकान पर आया करते। ममता यूं ही पराठे सेका करती और उसकी बेटी नीलू लोगों को परोस दिया करती। शाम होने पर वो अपना ठेला लेकर घर चले आते। पराठों को बेचने से जो पैसे आते उसी से गरीब पराठे वाले के घर का खर्चा चलता। आसपास के लोग उसे पराठे वाले के नाम से ही जानते थे। एक रोज पराठे बेचते हुए नीलू अपनी माँ से कहती है, माँ पराठे बनाने के लिए आटा थोड़ा बचा है और घर पर भी आटा लगभग खत्म ही हो गया है और भी कई ग्राहकों को पराठे भी नहीं मिल पाए हैं। अरे नीलू बेटा नहीं आए तो आ जाएंगे, ऐसे निराश नहीं होते। निराश तो मैं इस गरीबी वाली जिंदगी से हूँ माँ। घर के खर्चे के लिए भी आप इतनी कड़ी धूप में पराठे बना रहे हो, इतना पसीना बहा रहे हो, लेकिन फिर भी पराठों की बिक्री सही से नहीं हो रही। हम गरीब और कर भी क्या सकते हैं बेटा। दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी कि तभी सूट बूट पहने एक आदमी उनके ठेले पर आकर कहता है, अरे सुनो, किस चीज के पराठे बेच रही हो? आलू के पराठे हैं साहब, खाएंगे? मैं बहुत अच्छे पराठे बनाती हूँ, खाकर देखिए। वैसे तो मैं सड़क पर लगे ठेलों से खाने की चीजें नहीं खरीदता, लेकिन आज किसी कारण यहाँ अटक गया हूँ। ये बासी पराठे तो नहीं होंगे ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये देखिए, मेरी माँ आपके सामने ही पराठे सेकेगी, एकदम गर्मा गर्म। अंकल आप एक बार खाकर तो देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। ठीक है, 1 प्लेट लगा दो। जी साहब। तभी ममता गर्मा गर्म पराठे बनाकर उस आदमी को देती है और पराठे खाकर वो भी उसकी तारीफ में कहता है, ये तो सच में बहुत लाजवाब थे, तुम्हारी माँ के हाथों में बहुत स्वाद है। कितने पैसे हुए? 20 रुपए अंकल। तभी वो आदमी पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। उसके कुछ देर बाद ग्राहक आने लगते हैं तो पराठों की थोड़ी और बिक्री होती है। एक रोज शाम के समय ममता घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली आकांक्षा उनके घर आती है। ओ पराठे वाली, आ गई पराठे बेचकर? क्या हाल चाल है तुम्हारे? अब दीदी गरीब के हालचाल कभी ठीक रहे हैं क्या? बस जैसे तैसे कट रही है जिंदगी। माँ 50 रुपए दो ना, मुझे मेले में जाना है, मेरे सभी दोस्त जा रहे हैं। 50 रुपए? बेटा इतने पैसे बस मेले में जाने के लिए? नहीं नहीं, मेले में जो सामान खाएगा वो मैं घर पर बना देती हूँ ना। माँ ऐसे नहीं होता, मुझे मेले में जाना है तो जाना है। हाँ हाँ ये ले पैसे और जा घूमा मेला। इतना कहकर आकांक्षा सुमित को 50 रुपए थमा देती है और वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। तो ममता कहती है, दीदी आपने क्यों दिए पैसे?
अरे तूने दिए मैंने दिए एक ही तो बात है, और वैसे भी बच्चा है, कब तक उसका मन मारेगी। तो क्या करूं दीदी, जब से इसके बाबा का स्वर्गवास हुआ है हमारी तो जिंदगी ही बदल गई है। इतनी मेहनत से पराठे बनाने, धूप में ठेला लगाने के बाद भी बहुत थोड़ी आमदनी हो पाती है। समझती हूँ मैं, लेकिन तू खुद भी तो सोच, तेरे जैसे कितने ही लोग पराठे बनाकर बेचते हैं। तुझे ग्राहकों को अपने ठेले पर लाने के लिए कुछ अलग करना होगा। मैं तो कहती हूँ 3-4 तरह के पराठे बनाना शुरू कर दे, जैसे गोभी, मूली, प्याज। पर उसके लिए तो और पैसे लगेंगे ना। कुछ बचत मैंने की है, लेकिन अरे अगर पराठे बिकने लगे तो बचत दोबारा भी हो जाएगी। तो ज्यादा मत सोच, और जो मैं कह रही हूँ एक बार करके देख। गरीब पराठे वाली अपनी पड़ोसन की बात मानकर आलू के साथ 2-3 तरह के और पराठे बनाकर बेचना शुरू करती है। आओ गर्मा गर्म पराठे खा लो, आलू मूली गोभी प्याज के गर्मा गर्म पराठे। इस तरह वो आवाज लगाकर पराठे बनाकर बेचा करती। कुछ समय तक तो कुछ ही ग्राहक आया करते। धीरे धीरे उसके पराठों का स्वाद ग्राहकों को भाने लगा था। उसके बनाए पराठों की अच्छी बिक्री होने लगती है। एक रोज वो सूट बूट वाला आदमी फिर उनके ठेले पर पराठे खाने आता है। जरा एक प्लेट पराठे तो लगाना। कौन से पराठे? आलू मूली गोभी प्याज या सादे? अरे अब तुम अलग अलग तरह के पराठे बनाने लगी। पहली बार तो मैंने बस आलू के ही खाए थे। माँ ये तो वही अंकल है। नमस्ते अंकल, आप यहाँ पराठे खाने आए हैं? हाँ, बहुत दिनों बाद इस रास्ते से गुजर रहा था तो सोचा यहाँ से पराठे खाता हुआ चलूं। ठीक है अंकल जी, तो आप अभी गोभी के पराठे खाइए, वो मेरे मन पसंद है। ठीक है, वही दे दो एक प्लेट। तभी ममता फटाफट पराठे बनाकर उसे देती है। फिर बाकी ग्राहकों के लिए भी वो पराठे सेकने लगती है। उसके ठेले पर इतने ग्राहकों को देखकर उस आदमी को भी अच्छा लगता है। कुछ देर में पराठे खाकर वो पैसे देकर चला जाता है। ऐसे ही समय निकलता है और बीतते समय के साथ गरीब पराठे वाले के पराठे बेचने से आमदनी अच्छी होने लगती है, जिससे वो अपने बच्चों के लिए नए कपड़े लेती है और खुद के लिए भी नई साड़ी खरीदती है। माँ ये वाली शर्ट तो मुझे बहुत पसंद आई, मैं बहुत खुश हूँ माँ। बस मैं अपने बच्चों की यही खुशी तो बनाए रखना चाहती हूँ। भगवान की कृपा से हमारी आर्थिक हालत सुधर रही है। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, और बाबा भी सही कहते थे, मेहनत का फल जरूर मिलता है। तभी ममता अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। ऐसे ही धीरे धीरे पराठे बनाकर खिलाने के साथ साथ ममता अब फॉइल पेपर में पराठे लपेटकर बेचना भी शुरू करती है, ताकि लोग उसके यहाँ के पराठे ले जाकर घर पर भी खा सके। इस तरह मेहनत करते हुए गरीब पराठे वाली अपने परिवार की आजीविका को संभालते हुए जिंदगी बसर करती है। सरला थैला लेकर गली में पड़ोसनों के साथ सब्जी लेते हुए बातें कर रही थी। तभी वो सब्जी वाले से कहती है, हाँ तो सारी भाजी का कुल मिलाकर कितना हो गया? 552 रुपए। नास पीटे, मैं अपनी ली हुई 4 सब्जियों के पैसे पूछ रही हूँ, तेरे पूरे ठेले की सब्जियों के नहीं। उसी के 552 रुपए हुए काकी, आप भी ना। हाय दैया, सब्जी बेचने निकला है या सोना चांदी? इतनी महंगी कोई सब्जियाँ होती है? अब क्या करें काकी, महंगाई आसमान के पार जा रही है। मंडी में सब्जी के भाव सुनकर अपने भी पसीने छूट जाते हैं। अरे थोड़ा मोल भाव कर ले बेटा, महंगाई तुझे अकेले के लिए थोड़ी है। ऐसा कर 400 ले ले। ओ काकी, ये मोल भाव में मुझे कोई चाव नहीं है। सब्जी ली है तो पैसे पूरे दो। हाँ मुँह दे रही हूँ, ठेला लेकर लोगों को लूटने ही तो निकला है। बेचारी सरला उसे अपने बटुए से पैसे निकाल कर दे देती है और सब्जी लेकर घर चली जाती है। और आते ही टेबल पर सब्जियां रखकर सड़ा सा मुंह बना लेती है। तभी उसकी बहू रूपल वहाँ आती है और सब्जियों को देखकर कहती है, ये क्या सासू माँ, आप खीरा तो लाए नहीं, अब शाम को खाने में ये सलाद मांगेंगे तो बताओ मैं क्या दूंगी? घुइयां दे दियो। अरे इन सब्जियों से ही मेरा पूरा बटुआ खाली हो गया। इतनी महंगाई में तुझे खीरे की पड़ी है, सलाद के अब से सब्जियां खाना भी बंद करना पड़ेगा। इस कलयुग में महंगाई में तो बस दाल चावल खाओ और प्रभु के गुण गाओ। वैसे आप सही कह रही हैं सासू माँ, इस बार तो महीने के राशन में भी 5000 से ज्यादा लग गए। हाँ बहू, इसलिए अब महंगाई में कम खर्चा करना है, ठीक है? दोनों बचत करने की बातें कर रही होती हैं कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है और घर आते हैं रूपल की बुआ सास और उसकी मॉडर्न बेटी नायसा, जिन्हें देखकर सास बहू हैरान रह जाती हैं। महंगाई,
जी हाँ, महंगाई ये वो बला है जिसको बस बढ़ने से मतलब है, घटने से उसका कोई वास्ता ही नहीं है। जब ऐसी महंगाई में बिन बुलाए मेहमान घर में टपक जाए तो क्या हाल होता है, आइए जानते हैं। अरे भाभी खड़ी काहे हो, स्वागत नहीं करोगी हमारा? हाँ हाँ बहू, जरा पान पराग मतलब पानी लेकर आ, तेरी बुआ सास आई है घर। उफ मामी जी, कितनी गर्मी हो रही है, स्वागत गया तेल लेने, आप हमें अंदर आने दो। हाँ हाँ आओ ना अंदर। दोनों अंदर आकर बैठती हैं और आते ही एसी चलाने के लिए कह देती हैं। रूपल उनके लिए पानी लेकर आती है और सभी बातचीत करने लगते हैं। रात को सभी खाना खाने बैठते हैं। तभी राकेश कहता है, बुआ आप यूं अचानक ही आ गईं, मतलब ना कोई फोन ना कोई खबर, घर पर सब ठीक ठाक तो है ना? अरे अचानक नहीं आऊंगी तो क्या तुझसे पूछ कर अपने मायके आऊंगी नालायक? क्यों भाभी? हाँ हाँ वो तो है दीदी, लेकिन एक बार बता देती तो हम तैयार तो हो जाते। क्या बोल रही हो भाभी? वो सासू माँ कह रही थी कि हम तैयारी कर ले, पर देखो ना खाने में अभी ज्यादा कुछ बना नहीं पाए। मामी सलाद नहीं है खाने में, आप लोग खीरा ककड़ी कुछ खाते नहीं क्या? बिल्कुल नहीं, वो क्या है, हमें आदत ही नहीं है। अच्छा भाभी, तो थोड़ा अचार ही ला दो, खाने में तो कुछ स्वाद ही नहीं है, ना रोटी में घी है ना सलाद है, और मटर पनीर में 4 पनीर है बस। वो 4 पनीर के टुकड़े भी इतनी महंगाई में नसीब हो रहे हैं, ये कम है क्या? भैया आप लोग घर आए मेहमानों को ऐसा खाना परोसते हो क्या? अरे बिटिया तू मेहमान कहाँ, अपने ही घर की है, जैसा हम खाते हैं वैसा ही तुझे खिला रहे हैं। अरे कोई ना, खा ले, इनको पता नहीं था हम आने वाले हैं, कल से बना देंगे मजेदार खाना। वैसे भाभी बड़ा चटपटा खाना बनाती है। अगली सुबह रूपल किचन में चाय बनाने जा ही रही होती है कि तभी नायसा उससे टकरा जाती है और अपना हाथ मसलते हुए कहती है, क्या भाभी चलते हुए देखा तो करो। अरे तो मैं कौन सा आंखें बंद करके चल रही थी, माफ करना। क्या हुआ, कुछ चाहिए था? हाँ वो क्या है ना भाभी, मुझे नहाने जाना है, तो अभी मैं आप लोगों का साबुन शैम्पू तो यूज नहीं कर सकती, इसलिए एक साबुन, शैम्पू, कंडीशनर की बोतल, एक नया टूथपेस्ट और ब्रश, और हाँ कंघी भी ला देना। मैंने तो कुछ पूछा था, इसने तो बहुत कुछ बता दिया। अरे तेल शैम्पू कितना महंगा है, इसे अंदाजा भी है। एक बात बताओ, क्या तुम घर से कुछ भी लेकर नहीं चली थी? वो क्या है ना भाभी, माँ के कहने पर जल्दी जल्दी आए तो बस कपड़े ही पैक कर पाई, तो ये सारा सामान मंगा दीजिए, मैं अपने कमरे में वेट कर रही हूँ। इतना कहकर वो मटकती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सभी हॉल में बैठे होते हैं। तभी रूपल सबके लिए चाय लेकर आती है और चाय को घूरते हुए बुआ कहती है, अरे बहू खाली चाय? खाली चाय कहाँ बुआ, चाय के साथ कप, प्लेट और चीनी की कटोरी भी तो है। हाँ तो क्या चाय में कप प्लेट डुबा कर खाऊं? अरे कुछ नमकीन बिस्कुट ही ले आती। नमकीन बिस्किट? वो तो बड़े महंगे पड़ेंगे सासू माँ। हाँ तो मंगा लो, साथ में एक कॉफी की बोतल भी मंगवा लेना। वो क्या है ना, मैं चाय नहीं पीती, कॉफी पीती हूँ, वो भी प्योर मिल्क वाली। सासू माँ, ये मेहमान क्या हमारा खून पीने आए हैं? क्या हर बात पर मंगवा लो कर रहे हैं? पैसे क्या इनकी अम्मा देगी? शांत हो जा, अभी महंगाई में मेहमान टपके हैं तो पैसे तो फूकने ही पड़ेंगे। राजेश जा दुकान से सामान ले आ। ओहो माँ, थोड़ी देर पहले ही तो गया था दुकान, कितने चक्कर लगवाओगी? ना भाभी रहने दो, एक काम कर बहू, समोसे तल्ला वही खा लूंगी चाय के साथ। नायसा आज तुझे मैं अपना बगीचा दिखाता हूँ। ठीक है भैया, भाभी कॉफी छोड़ो, आप मैंगो शेक ही बना दो मेरे लिए। दोनों सास बहू किचन की तरफ चली जाती हैं और आपस में खुसर फुसर करते हुए कहती है, हाय दैया, 2 दिन में इन मेहमानों ने 3000 का खर्चा बैठा दिया। वही तो सासू माँ, और अभी बुआ कहती कि जा समोसे तल्ला और इसकी महारानी बेटी को मैंगो शेक पीना है। मैं बता रही हूँ सासू माँ, ये लोग हमारे 1 महीने का राशन 1 हफ्ते में निपटा कर मानेंगे। समय बीतता है। घर में बिना बताए आए मेहमानों की खातिरदारी करते करते सरला का बहुत खर्चा बैठ जाता है। वो हिसाब किताब लगा ही रही होती है कि तभी बुआ वहाँ आती है और उससे शॉपिंग पे चलने को कहती है। अब बेचारी सरला ना करती भी तो कैसे, वो उसके साथ बाजार के लिए निकल जाती है। खरीदारी करने के बाद बुआ अपने थैले को टटोलते हुए कहती है, हाय दैया, मैं तो अपना बटुआ ही घर छोड़ आई। क्या दीदी,
ऐसा भी कोई करता है क्या? इतनी महंगाई के जमाने में बिना बटुआ रखे घर से निकल पड़ी, क्या सोचकर कि फोकट में सामान मिल जाएगा? दिमाग फिर गया है क्या आपका? आय आय भाभी कहाँ खो गई? कहीं नहीं कहीं नहीं। क्या हुआ? होना क्या है, बटुआ नहीं लाई। मैंने कहा कुछ पैसे वैसे लाई हो या हाथ डोलती आ गई घर से? लाई हूँ, पर इतने नहीं लाई दीदी कि। अरे दिखाओ बटुआ। इतना कहकर वो जबरदस्ती उसका पर्स लेकर उसमें से सारे पैसे निकालकर उसे खाली पर्स पकड़ा देती है और बेचारी सरला खाली बटुए को निहारती रह जाती है। कुछ दिनों पर मेहमानों के जाने के बाद रुपुल एसी पंखे फटाफट बंद कर देती है। ओहो, कितनी गर्मी हो रही है, एसी क्यों ऑफ कर दिया? क्योंकि बिजली का बिल हमारी औकात से बाहर आया है और ये सब महंगाई के दौर में आए हुए उन मेहमानों की मेहरबानी है। अरे यार, उनकी वजह से तुम मुझे गर्मी में मारोगी क्या? हाँ तो क्या, अभी इतना खर्चा हो गया है, महंगाई के जमाने में जीना है तो बचत तो करनी ही पड़ेगी ना। वो ये बोल ही रही होती है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है और रुपल कहती है, अभी कौन टपक गया? अरे आ रही हूँ। तभी वो जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने उसके भैया भाभी अपना सामान लेकर खड़े होते हैं और कहते हैं, क्यों रूपर, स्वागत नहीं करोगे अपने भाई भाभी का? कौन है बहू, बोलती क्यों नहीं? नमस्ते, और हम हैं रूपल दीदी के भैया भाभी। नमस्ते। कैसे याद आए इधर के रास्ते? वो इनको ना अपनी बहन की बहुत याद आ रही थी और फिर सासू माँ ने भी कहा कि इतनी ही याद आ रही है तो चली जाओ और थोड़े दिन वहीं रह भी आना, तो हम चले आए। बहू, सासू माँ, इस महंगाई में फिर घर आए मेहमान नहीं। अगले दिन सब लोग घूम के घर आ जाते हैं। सब थके होते हैं, इसीलिए अपनी अपनी कमरे में सब आराम कर रहे थे। अनुपमा घर का काम कर रही थी कि तभी वहाँ पर ऋचा आकर पानी गिरा देती है और अनुपमा को आवाज लगाकर बोलती है, अरे अमर की सौतेली माँ और मेरी सौतेली सासू माँ, यहाँ पानी गिर गया है, जरा साफ कर दो। अनुपमा ऋचा की आवाज सुनकर रसोई से बाहर आती है और पानी साफ करके वापस रसोई में जा ही रही होती है कि तभी ऋचा उसे बीच में ही टोकते हुए कहती है, अमर की सौतेली माँ और मेरी सौतेली सासू माँ, आपकी नई नवेली बहू सामने खड़ी है। ना आपने अपनी बहू की नजर उतारी, ना अपनी बहू की तारीफ करी। नाराज हो क्या आप मुझसे? नाराजगी उससे जाहिर की जाती है जिसे कोई उम्मीद हो। तुमसे तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। और हाँ, एक बात ध्यान रहे, यहाँ सबको पता है कि मैं अमर की सौतेली माँ हूँ, लेकिन मैंने अमर, नलिन या राखी में कभी भी कोई फर्क नहीं किया। तो तुम भी आग में घी मत डालो। सौतेला शब्द का इस्तेमाल करके रिश्तों का अपमान मत करो। आपको नहीं लगता कि आप मुझसे कुछ ज्यादा ही बोल गई? अभी तो अमर से शादी की है मैंने और इस घर में आई, क्या पता कहीं और कोई प्रॉब्लम न बढ़ा दूं मैं। मुझसे आपको डर नहीं लगता? डर किस बात का? इंसान तुम भी हो और मैं भी। मेरे लगने या ना लगने से कुछ नहीं होता। अब तुम इस घर की बहू हो, इस घर की सदस्य हो, तो घर पर आई मुसीबत में तुम भी पड़ सकती हो। मैं अपने परिवार के हर एक सदस्य को परेशानी से दूर रखने की कोशिश करूंगी, फिर चाहे वो परेशानी तुमने ही खड़ी क्यों ना की हो। अनुपमा इतना बोलकर रसोई में चली जाती है। अनुपमा के जवाब से ऋचा का तो मुंह ही बंद हो जाता है। अनुपमा के वहाँ से जाते ही ऋचा बोलती है, ये क्या औरत है, इसके घर में आ गई, इसके बेटे की ऑलमोस्ट जिंदगी बर्बाद कर दी और इसके चेहरे पर एक शिकन नहीं आई, ऊपर से मुझे भी अपने परिवार का हिस्सा मान रही है। अनुपमा के जवाब ने ऋचा को हिला दिया था, लेकिन ऋचा का कपटी मन अनुपमा के भोले स्वभाव को कहाँ समझता था। अनुपमा अपने घर में सुख शांति ही रखना चाहती थी, लेकिन ऋचा के आने के बाद से शांति अशांति में बदलती नजर आ रही थी। अनुपमा रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी उसके पास उसका ससुर सुखीलाल आता है और अनुपमा से कहता है, ओरिया, मेरी दवाई कहाँ रखी है? मुझे मिल ही नहीं रही। ससुर जी, वहीं आपके बेड के सिरहाने ही तो रखी है। 4 बार देख लिया मैंने वहाँ पर, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रही। ससुर जी, सिरहाने पर एक सफेद रंग का डब्बा है छोटा सा, उसमें ही आपकी सारी दवाइयाँ रखती हूँ मैं। सिरहाने पर सफेद रंग का डब्बा? रहने दो ससुर जी, मैं आपके कमरे में अम्मा जी को ये हल्दी वाला दूध देने जा रही हूँ। चलो आप भी, मैं आपको दवाई दे देती हूँ। नहीं बिटिया, तू इतना काम वैसे ही करती है और मैं तेरा काम बढ़ाना नहीं चाहता। ला दूध दे मुझे, मैं खुद ही शीला को दूध दे दूंगा।
और मुझे याद है सिरहाने पर सफेद रंग के डब्बे में मेरी दवाई है। नहीं ससुर जी, आप फिर भूल जाएंगे। इससे अच्छा तो 5 मिनट में मैं आपको दवाई और अम्मा जी को दूध दे देती हूँ। एक साथ दोनों काम निपट जाएंगे। मैं मानता हूँ क्या बूढ़ा हो रहा हूँ, लेकिन इतनी भी याददाश्त कमजोर नहीं हुई है मेरी। ला दे मुझे दूध। सुखीलाल अनुपमा की बात नहीं सुनता और उसके हाथ से दूध लेकर अपने कमरे में जाने लगता है। जैसे ही सुखीलाल अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि वहाँ शीला ने अपने चेहरे पर कुछ लगाया हुआ था। अपनी बीवी के चेहरे पर कुछ अजीब सा लगा देखकर सुखीलाल कहता है, भूत 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 भूत, ये कौन है? अरे भूत नहीं है कोई, ये मेरी माँ का बताया हुआ नुस्खा है। अपने पति को हार्ट अटैक देने के लिए? नहीं, अटैक तो आपके दुश्मनों को भी ना पड़े। तेरी ऐसी शक्ल देखकर दुश्मनों और मुझे दोनों को ही हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसे तो अपनी त्वचा को और भी जवान रखने के लिए। क्या शीला, इस उम्र में इन सब की क्या जरूरत है? उम्र होगी आपकी। लोग कहते हैं मैं, ताजमहल और रेखा अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। कौन लोग कहते हैं? आपको नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं। शीला, ये तू ही कहती है ना? हाँ। लोग सही ही कहते हैं कि तुम, ताजमहल और रेखा सच में अब भी वैसे ही हो। शीला और उसके पति की प्यार भरी बातें हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर राखी आ जाती है और दोनों को इस उम्र में भी इतनी प्यार भरी बातें करते देखकर राखी कहती है, अम्मा जी, आप तो सबसे बड़े गुस्से में बात करती हैं, लेकिन आप भी पिघलती हो, ये तो आज पता चला। अरे आप लोग शर्मा क्यों रहे हो? मैं ही तो हूँ। क्या कुछ भी बोले जा रही है? वो तो ये मुझे किसी पिक्चर की लाइन बता रहे थे और कुछ नहीं। ये अनुपमा बहुरिया ने हल्दी वाला दूध दिया था शीला को देने के लिए और मैं भी अपनी दवाई खाने आया था यहाँ। हाँ तो दवाई खाओ ना। क्या आप भी मुझे पिक्चर की लाइन सुनाने में लगे हो? हटो। अरे बस भी करो, आप दोनों बात को किस तरह से टाल रहे हो, मुझे सब समझ आ रहा है, लेकिन अब मैं आप दोनों को और एम्बैरेस नहीं करूँगी। दादाजी, आपकी दवाई मेरे पास ही रह गई थी जब हम घूमने गए थे। ये लीजिए दवाई। राखी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सब अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। राज बाहर हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। अखबार की खबर पढ़कर राज गुस्से से अखबार फेंकता है और बोलता है, मेरे पीठ पीछे इतना सब हो गया और अनुपमा ने मुझे कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैं अभी अनुपमा को अच्छे से सबक सिखाता हूँ। इसकी मनमानी इतनी बढ़ गई, आज अनुपमा को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। राज गुस्से में बहुत तिलमिला जाता है और अनुपमा को जोर जोर से आवाज लगाकर बुलाने लगता है। राज का गुस्सा इतना ज्यादा था कि आवाज बाहर तक भी जाने लगी थी। राज की आवाज सुनकर घर के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अनुपमा भी वहाँ आ जाती है और अनुपमा को राज जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है, ये सब क्या है? तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं और अब तुम हमारी इज्जत को भी ऐसे सरे बाजार में। पापा, हुआ क्या? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो मम्मी पर? हुआ क्या है? अरे हमारी गैर हाजिरी में अनुपमा मैडम के नए नए कारनामे हो रहे हैं। पूरे शहर में अनुपमा की चर्चा हो रही है। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है अनुपमा ने हम लोगों को। बिटवा, गुस्सा करने से कुछ हुआ नहीं है अब तक। जब तक तू हम लोगों को ये बताएगा नहीं कि आखिर हुआ क्या है, तब तक हम लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। अब बता पहले की क्या बात है। हाँ नलिन के पापा, आप बताओ मेरी गलती क्या है? तुम अपनी गलती पूछ रही हो? ये देखो, अनुपमा का अखबार में नाम आया है। कल किसी बाल मजदूरी करवा रहे ठेकेदार को अनुपमा ने सबक सिखाया और अनुपमा ने ही किसी जात पात को लेकर एक पिता को भी करारा जवाब दिया। ये देखो, अनुपमा की तस्वीर भी आई है। क्या हमारी बहुरिया के अखबार में तस्वीर आई है? दिखा तो। बहुरिया ने तो हमारा नाम रोशन कर दिया। इसे नाम रोशन करना कहते हैं? अरे इसने तो हमारी गर्दन झुका दी शर्म से। हमारे यहाँ औरतों के घूंघट नहीं हटते और ये अखबार में तस्वीर ले आई अपनी। लोग हमारे बारे में बातें बनाएंगे। इसमें नाक कटवाने जैसी तो कोई बात नहीं है। अरे हमारी बहुरिया ने हमारा नाम रोशन किया है। अनुपमा बहुरिया, तू पहले हमें पूरी बात बता कि आखिर हुआ क्या था। ससुर जी, हमारे घर में एक संग्राम नाम का गुंडा आ गया था। वो अपनी ही बेटी और उसके प्रेमी को मार रहा था। मैं अपनी आंखों के आगे ये सब नहीं होने दे सकती थी। इस बीच मुझे काफी ज्यादा चोट भी आई थी। अच्छा मम्मी, तभी आपको इतनी सारी चोटें आई हुई हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे तो लगा आपको ऐसे ही लग गई होगी चोट, लेकिन ये चोट तो आपको इस हाथापाई में लगी है। और कल ही एक हरिया नाम का गुंडा था जो छोटे बच्चों से कूड़ा बिनवाता है, उनके माँ बाप को गुलाम बनाकर रखता है। कल उस बीच में भी हमें काफी चोटें आ गई थी। यहाँ अनुपमा बहुरिया को इतनी चोट लगी है
लेकिन उसके बारे में किसी ने नहीं पूछा और सब अनुपमा की बहादुरी के लिए ही उसे कोसने लगे। अनुपमा बहुरिया, मुझे बहुत गर्व है तुझ पर। पिताजी, आप इस पर गर्व कर रहे हो, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इसे इतना महान बनने की क्या जरूरत थी। अब कल को कुछ हो जाता तो सब तो हमें ही बोलते कि हम अनुपमा को यहाँ छोड़कर चले गए। इसके तो लक्षण ही यही है, हम लोगों से बहाना बनाया और यहीं रह गई, और देखो क्या गुल खिला रही है। बहुत हो गया अनुपमा, अब आज के बाद तू घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। अनुपमा दूसरे के हक के लिए तो पूरी दुनिया से लड़ रही थी, लेकिन अनुपमा की आवाज को उसी के घर वालों ने दबा रखा था। दूसरे से लड़ी जंग अनुपमा अपने ही लोगों के आगे हार रही थी।